मामला यह है कि जब मंदिर या मस्जिद को लेकर राजनीति होती है आशुतोष, आप क्या कारण देखते हैं कि बाबरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? बाबरी मस्जिद तोड़ दी, उस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने फैसला भी सुना दिया। उसमें यह भी कह दिया कि बाबरी मस्जिद को गिराना कानून व्यवस्था के खिलाफ काम था, एक घिनौना काम था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि वो कब्जा जो है वो मंदिर हिंदू पार्टी के पास था, तो वहां पर मंदिर बनेगा। मस्जिद के लिए अलग जगह भी दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बार बार बाबरी निकाली जा रही है कहीं ना कहीं, और कांग्रेस से जोड़कर वहां पर वो निकालने की कोशिश हो रही है। साहिल, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, इसकी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद ढहाने को एक क्रिमिनल एक्ट कहा था और यह भी कहा था कि दरअसल वहां पे किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला था। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब नेहरू जी का जिक्र किया जा रहा है, उस वक्त आरएसएस के जनसंघ के एजेंडे में अयोध्या राम मंदिर कहीं था ही नहीं। हिंदू महासभा ने इसको बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश की थी। आरएसएस को राम मंदिर की याद तब आई 1980, 82, 83 के आसपास। तब तक आरएसएस को भी इस बारे में कोई सुध भी नहीं थी कि राम मंदिर कहीं है, कहीं कोई बाबरी मस्जिद भी है। लेकिन आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? आज इसका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 33 सीटें मिली थी और 2027 में वहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि के तौर पर उसकी तैयारी की जा रही। लेकिन अब जो राजनाथ सिंह, जिनका मैं दिल से बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो मेरे जिले से भी आते हैं और मेरे लिए वो बड़े भाई की तरीके से हैं, लेकिन उन्होंने जो ये बयान दिया है, क्यों दिया है मैं बताऊं। क्योंकि आज की तारीख में इस बारे में चर्चा ना हो कि रुपया डॉलर की तुलना में 90 के पार होता हुआ दिखाई पड़ रहा, क्योंकि आईएमएफ ने जो भारतीय डेटा है उसको सी कैटेगरी में डाल दिया है, यानी जो जीडीपी के डेटा दिए जा रहे हैं, जो आर्थिक डेटा दिए जा रहे हैं, उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता लगभग नहीं के बराबर है। तीसरा, ये मेरे पास इकोनॉमिक टाइम्स है और ये इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबरें, 3 खबरें इसमें छपी हुई हैं। पहली खबर यह है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट अपने 14 महीने के सबसे कम अंक पे है। चिंता की बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ नेगेटिव में है, -6.9%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल -4.4%, प्राइमरी गुड्स -0.6%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स -0.5%, माइनिंग -1.8% और मैन्युफैक्चरिंग 1.8%। इसी में एक दूसरी खबर छपी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पिछले 9 साल के लोवेस्ट पॉइंट पे है। यह भी खबर छपी हुई है कि नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए चीज की जा रही है। लेकिन बाबरी ही क्यों? लेकिन बाबरी ही क्यों? सवाल मेरा यह है, बाबरी ही क्यों और नेहरू ही क्यों? मैं आ रहा हूं। जीएसटी की जो ग्रोथ है नवंबर के महीने में वो 0.7% है, और आपका जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है जब भी 10% से नीचे आता है, इसका मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, गड़बड़ है। तो एक तरफ सरकार 8.2% की जीडीपी ग्रोथ की बात करती है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7% है, और उसमें 5% का 0.5% का डिफ्लेटर लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करती है, जिसको अर्थशास्त्री उसको संदेह के घेरे में ला रहे हैं। आईएमएफ सी कैटेगरी में डाल चुका है। अब आपने कहा बाबरी मस्जिद, चूंकि मुद्दे को भटकाना है, क्योंकि हेडलाइंस आपको मैनेज करना है, इसलिए आप बाबरी मस्जिद को लेकर आते हैं। और आपने देखा जैसे ही बाबरी मस्जिद का जिक्र आया, नेहरू से उसको जोड़ा गया, वैसे इस पर टीवी चैनल्स पे डिबेट शुरू हो गई। ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजमेंट है, ताकि देश की गिरती आर्थिक अवस्था, रुपया जो 90 के पार जा रहा है। कांग्रेस भी तो बैकफुट पर जाती है ना? नहीं, कांग्रेस कहां जाती है? बैकफुट पर जा रही है ना, उसको लेकर। देखिए, नेहरू को क्यों नहीं कांग्रेस कहती कि जो नेहरू ने किया वो सही था? देखिए, ये फिक्टिशियस है। नेहरू ने ऐसा कभी नहीं किया। ये गलत प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है। नेहरू के ऊपर गाली देने का मतलब यह कि आसमान में थूकना जो आपके मुंह पे आके गिरेगा। नेहरू को जितना गिराने की कोशिश करेंगे, नेहरू को गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये गोलवलकर की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हेडगेवार की बात नहीं कर सकते, इसलिए नेहरू की बात करते हैं। वो नेहरू जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ना, आप बता दिए हिंदुस्तान के बाहर का कौन बड़ा नेता गोलवलकर के बारे में बात करता है? हिंदुस्तान के बाहर कौन बड़ा नेता हेडगेवार के बारे में बात करता है?
कौन सावरकर जी के बारे में बात करता आपने है? खुद ही सब कहा नेहरू कि के आप बारे में बात राजनाथ करते हैं, सिंह की सब बहुत गांधी के बड़ी बारे में इज्जत बात करते हैं। देश के रक्षा मंत्री अगर बड़ोदरा जाकर ये बात करने लगते हैं, कोई हिस्टोरिकल बात करने लगते हैं, कोई हिस्ट्री से, इतिहास से एक पन्ना निकाल कर कहते हैं कि देखिए भाई यहां पर ये हुआ था, तो उस पर तो चर्चा होगी। आपको भी पता है आज सभी लोग पार्लियामेंट में उसी को लेकर बयान दे रहे हैं। मीडिया कैसे चलती है आपको भी पता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता ने बात की है इसको लेकर। मैं साहिल, मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि किस तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 14 मई को सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी थी, और उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कहा था, मैं पढ़ के सुना दूं अगर कहिए तो आप। उस पर आरएसएस के हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो जाएगी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों के भेष में कपड़े बदल के भेजा जाता है और फिर वहां पर उपद्रव कराया जाता है। यह देखिए, यह मैं दिखा रहा हूं आपको। लेकिन इसकी पूरी कोशिश हेडलाइन मैनेजमेंट है, और 2027 के लिए जो इनका हिंदुओं के अंदर खिसकता हुआ जनाधार है उसको कंसोलिडेट क्या जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुल मिलाकर बार बार बाबरी मस्जिद को निकालने की, बताने की क्या जरूरत है। सरदार पटेल के बारे में बात होती है तो सिलेक्टिव उनकी बातें क्यों रखी जाती है। नेहरू को लेकर उनके रिश्ते, वैसे आरएसएस के लेकर भी उनके रिश्ते रहे। अगर किसी हिस्टोरिक अगर व्यक्ति को देखना है, इतिहास के किसी बड़े व्यक्ति को देखना है, तो सभी चीजों को देखनी चाहिए। ध्यान भटकाने की कोशिश आशुतोष कह रहे हैं। साहिल, राजनाथ जी ने कितना ध्यान भटकाया ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आशुतोष ने क्या मुद्दे पर कोई बात की? आपने जो सवाल किया उस पर कोई उत्तर दिया? वो लेकर के आए गोलवलकर को, ये लेकर के आए सावरकर को, ये व्यक्तित्वों की तुलना करना शुरू कर दिया, और जो मूल प्रश्न था उस पर उन्होंने एक कहना है। यही होता है, कई बार मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप मुद्दे पर, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए आपने सारे स्टैटिस्टिक्स गिनाए। अब रही बात, आपने एक सवाल उठाया था साहिल, और जरा ध्यान से सुनिएगा, जितना समय उनको दिया था दीजिएगा, गौर से कीजिएगा। आपने कहा कि इरफान हबीब ने कहा कि बाबरी मस्जिद का उस समय क्या था मामला, उस समय था ना 1900, जो मनी बेन की डायरी है वो सितंबर 1950 का लिखा हुआ है, और तब तक वहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जा चुकी थी 1949 में, और इसी संदर्भ में सोमनाथ का रिनोवेशन का मुद्दा उठ गया था, उसी संदर्भ में यह बात आई है, तो यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी ने फिर बोला, यह कौन गिरोह है? ये वामपंथी पत्रकारों, बुद्धिजीवियों का गिरोह जो दरबारी संस्कृति में 70 साल तक पलता रहा है, कांग्रेस के चाटुकारी और दरबारियों के द्वारा। पत्रकारों का वो गिरोह, वो दरबारी इंटेलेक्चुअलों का गिरोह जिसने नेहरू को महिमा मंडित करने की कोशिश की। ये क्यों हम भूल जाते हैं कि 15 अगस्त 1948 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के, मैं इसलिए जिक्र कर देना चाहता हूं कि नेहरू ने जो इस देश के साथ पाप किया है, पाप मैं कह रहा हूं, वो कई बार तो देश के हितों को समझौता कर देना, गिरवी रख देना, इन सब चीजों के जो पापों को इन बौद्धिक गिरोहों ने और दरबारी इंटेलेक्चुअलों ने और पत्रकारों ने 70 साल से ढक करके आ रहा है, वो पाप का घड़ा फूट करके बाहर निकल रहा है। किसी ने सोचा था, ये पहले किसी को जानकारी थी कि जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र लिख करके कहे ने पंडित नेहरू को कि भाई आप बड़े फंसे हुए हैं, हमारी सलाह पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के चले जा रहे हैं, बड़ा आपको परेशानियां हो रही होंगी। ये किसी को पता था कि पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु होने की करीब थी, तो सरदार पटेल, तो पंडित नेहरू ने कहा कि जमुना के किनारे कहीं एक जगह ढूंढो, ताकि नहीं तो ये आदमी यहीं पर मर जाएगा, तो इसको गांधी जी के बगल में समाधि बनानी चाहिए। ये मैं मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। नेहरू एक ट्रबल लिगेसी बाई आरएन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। जैसे आशुतोष को सुना ना, जैसे आशुतोष को सुना, आशुतोष को भी सवाल पूछ रहे थे हम, मैं भी बुक आशुतोष को भी हम सवाल पूछ रहे हैं। नेहरू एक ट्रबल, आप करिए कोट, लेकिन मैं भी आपको सवाल पूछ, पहले मुझे बोल लेने दीजिए, खत्म कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे भाई, आप क्यों परेशान होने लगते हैं? बंद मत कर देना कार्यक्रम। आप क्यों परेशान होने लगते हैं साहिल? आप क्यों परेशान होने लगते हैं?
मैं तो कोट कर रहा हूं। मैं सवाल तो पूछूंगा ना। रिटन जवाब देना है मुझे। आप किसी को भी कोट करिए, लेकिन मेरा सवाल पूछने का तो अधिकार रहेगा ना मेरा।